Assalamualaikum students, welcome to Names Virtual Academy. We were discussing about oceans. 3 ओशन हम पढ़ चुके थे. अब आखिरी के 2 ओशंस हैं, एंटार्क्टिक ओशन और आर्कटिक ओशन. ठीक है, तो इन दोनों में से सबसे पहले एंटार्क्टिक ओशन को पढ़ते हैं. एंटार्क्टिक ओशन का दूसरा नाम है साउदर्न ओशन. ठीक है जी. अच्छा, ये जो ओशन है ना, दिस ओशन सराउंड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका. अब ये जो ओशन है एंटार्क्टिका के को सराउंड करता है, उसके चारों ओर आता है, तो इसलिए इसको जो है एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है. ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि दिस ओशन surrounds the continent of Antarctica. ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, एंटार्क्टिक ओशन. उसके बाद इट इज जॉइंट टू पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन इन द साउथ. अब इसके साउथ में हमें क्या क्या मिलेगा, पैसिफिक ओशन मिलेगा, और इसके अलावा अटलांटिक ओशन मिलेगा, और इंडियन ओशन मिलेगा. अच्छा, इस ओशन की कोई भी नेविगेशनल इंपॉर्टेंस नहीं है. दिस ओशन also has no navigational importance. इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, नेविगेशनल इम्पोर्टेंस की बिल्कुल भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्यों यहाँ से शिप्स नहीं गुजरती, क्यों यहाँ से नेविगेट नहीं किया जाता? वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये फ्रोज़न रहता है पूरा साल. ठीक है, लिख देता हूँ आपके लिए, इट रिमेन्स फ्रोज़न थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल ये जो ओशन है हमारा, ये फ्रोज़न रहता है, इसलिए इसकी कोई भी इकोनॉमिकली भी इसकी कोई नो इम्पोर्टेंस है. ठीक है जी, नो इम्पोर्टेंस इकोनॉमिकली. इसका जो टेम्परेचर है वो भी मैं आपको बता दूं. टेम्परेचर इसका 10 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है. ठीक है जी, ये था हमारा ऑल अबाउट एंटार्क्टिक ओशन. सही है, अब हम बढ़ते हैं आर्कटिक ओशन की जानिब. अच्छा, सबसे छोटा हमारा ओशन है ये आर्कटिक ओशन. ठीक है जी, स्मॉलेस्ट ऑफ ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये खिताब इसको मिला है स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, दिस ओशन एक्सटेंड्स साउथ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द शोर्स ऑफ यूरोप, यानी
इट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स यूरोप, यानी यूरोप तक फैला हुआ है। टुवर्ड्स शोर्स ऑफ यूरोप, यूरोप के समंदरों तक ये आर्कटिक ओशन जो है फैला हुआ है। नॉट ओनली यूरोप बट एशिया, ठीक है, एंड नॉर्थ अमेरिका। मैं हमेशा नॉर्थ अमेरिका को NA लिखता हूँ, ये इसके साथ जाती है, फिर भी NA ही लिखता हूँ शॉर्ट में, ठीक है जी। इसके जो पानी है ना, सरफेस वाटर हैं इसके आर्कटिक ओशन के, वो मिंगल होते हैं, मिलते हैं, किसके साथ जाके मिलते हैं? पैसिफिक ओशन के साथ। लिख दूं आपके लिए, द सरफेस वाटर्स ऑफ द आर्कटिक ओशन mingles with those of the Pacific Ocean, यानी दोनों का पानी जाके कहीं ना कहीं टकराता है। इसका जो मेजर पोर्शन है ना मेजर पोर्शन वो फ्रोजन रहता है, रिमेन्स फ्रोजन। ये दोनों ओशन तकरीबन मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों का जो है ना ज़्यादातर हिस्सा वो फ्रोजन ही रहता है। इसकी जो सी पोर्ट्स हैं वो बहुत कम है, वेरी फ्यू सी पोर्ट्स। इसमें तो बिल्कुल थी नहीं, इसमें है सही, लेकिन बिल्कुल कम है। इसकी जो कोस्ट लाइन है वो अनइनहेबिटेड है, ठीक है। क्यों अनइनहेबिटेड है? क्योंकि पूरा जमा हुआ है, तो कहाँ से इसमें जाके कोई रहेगा या शिपिंग करेगा? ये बिल्कुल अनफिट है फॉर शिपिंग, अनफिट फॉर शिपिंग, ठीक है जी। इसके साथ जो है आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर हमें 3 फॉर्म्स ऑफ आइस मिलते हैं। कितने फॉर्म्स? 3 फॉर्म्स ऑफ आइस। अब वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले लैंड आइस, ठीक है। लैंड आइस के साथ साथ रिवर आइस, और तीसरा हमारा सी आइस। ये तीनों किस्म की आइस जो है हमें आर्कटिक ओशन में मिलती है। अब जो लैंड आइस है वो ओशन के अंदर कैसे एंटर होती है? लैंड आइस एंटर्स द ओशन इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स विच आर क्रिएटेड व्हेन पीसेस ऑफ ग्लेशियर्स ब्रेक ऑफ। ग्लेशियर्स जो होते हैं जब वो ब्रेक ऑफ होते हैं, जब वो टूटते हैं, तो उसके आइसबर्ग्स बनते हैं, और आइसबर्ग्स बन के जो है फिर ये ओशन में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो बर्फ़ तो इसके अंदर है ही, लेकिन 3 किस्म की बर्फ़ हमें मिलती है। ये सवाल आ सकता है कि लैंड आइस, रिवर आइस एंड सी आइस तीनों कौन से ओशन में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं हमें आर्कटिक ओशन में, ठीक है। ये हमारे ओशंस यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे सी मूवमेंट्स, ठीक है जी। तो अब हम पढ़ रहे हैं सी मूवमेंट्स।
अब ये पानी का जो द हाइड्रोस्फीयर है ना, नेवर रिमेन्स स्टेगनेंट। एक बात आपको बताऊं फिर आपको समझाता हूं कि द हाइड्रोस्फीयर नेवर रिमेन्स स्टेगनेंट। अब ये मैंने क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको इस वर्ड की मीनिंग समझाना चाहता हूँ। हाइड्रोस्फीयर कहते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लैनेट। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लैनेट। ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि द हाइड्रोस्फीयर नेवर रिमेन्स स्टेगनेंट, कि ये पानी कभी रुका हुआ नहीं होता। प्लेनेट के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो कभी भी रुका हुआ नहीं होता। इट इज ऑलवेज इन मोशन। इट इज ऑलवेज इन मोशन। ठीक है जी। अब ये ऑलवेज मोशन में होता है। अब ये मोशन जो है 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन के 3 टाइप्स होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारे पास वेव्स। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा वेव्स है। अब ये मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। When wind blows, the level of water starts rising up and down, which is called a wave. ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन लिख देता हूँ कि when wind blows, the level of water starts rising up and down, which is called waves। ठीक है, जब हवा चलती है तो पानी का लेवल ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। हवा चलेगी तो वो ऊपर जाएगा, जब ख़त्म होगी तो नीचे जाएगा। इस मूवमेंट को वेव्स बोलते हैं और ये सारी डिपेंड करती है विंड पे। ठीक है जी। इसकी जो हाइट है ना, हाइट ऑफ वेव्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ स्पीड प्लस ड्यूरेशन, एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। अब ये वेव्स कितनी हाइट पे जाएंगी ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये स्पीड पे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन पे और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है हवा की, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट किस पे है? हवा पे है। ठीक है जी। एक आपको मिसाल दे दें कि जब हमारे पास एक पॉन्ड, एक तालाब होता है ना, इफ इन अ पॉन्ड वेयर वेव्स आर राइजिंग, इफ अ स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिक इज थ्रोन, इट विल बी ऑब्जर्व्ड that waves keep on moving continuously, but the plastic does not travel with the waves from one point of the pond to the other। ठीक है, यानी कि एक तालाब है, अब उसकी वेव्स जो हैं वो अप एंड डाउन हो रही हैं। अब उसके अंदर आप प्लास्टिक फेंक दोगे ना, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा, प्लास्टिक की बोतल वगैरह फेंक दोगे, तो आप देखोगे कि वो प्लास्टिक का जो टुकड़ा होगा वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगा, सिर्फ उधर ही उस जगह पे अप एंड डाउन होगा। ठीक है, इट मीन्स ये जो वेव्स होती हैं ये पानी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाती। इसकी ये मूवमेंट ये नहीं है कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर,
ये मूवमेंट अप एंड डाउन वाली मूवमेंट है, ठीक है, इसको वेव्स बोलते हैं। अच्छा, वेव्स के साथ कुछ जो है और बातें भी आपके साथ शेयर करूं कि कभी कभी जो बहुत ज़्यादा बड़ी वेव्स होती हैं ना, गाइजेंटिक वेव्स होती हैं, जब वो टकराती हैं आके स्ट्राइक द सराउंडिंग, with great force, then it causes damage to life and property. ठीक है। जब बहुत ज़्यादा बड़ी वेव्स होती हैं ना, तब जाके वो टकराती हैं और तब जाके वो लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज करती हैं। अदरवाइज़ ये अपनी अप एंड डाउन मूवमेंट में भी होती हैं, ठीक है जी। वेव्स की आपको टाइप्स बता दूं कि सुनामी भी वेव्स में आ जाता है, ठीक है जी, और हरिकेन भी वेव की टाइप है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये हमारे एक टाइप जो है वेव्स, एक टाइप ऑफ मोशन जो है वेव्स हमने पढ़ ली। अच्छा, कौन सी टाइप से मैं पहले आपको लिख देता हूँ। एक तो वेव्स है, दूसरा हमारा है टाइड्स, ठीक है, और तीसरा है करंट। वेव्स हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे टाइड्स को। अब हमारा टॉपिक है टाइड्स। अब ये भी सेम है, rise and fall of large masses of वाटर। ये भी अप एंड डाउन वाली मोशन है, लेकिन क्या डिफरेंस है वेव्स और टाइड्स में, वो ये है, बट नॉट बिकॉज ऑफ विंड, हवा की वजह से नहीं, रेदर इट इज कास्ड ड्यू टू gravitational pull of sun and moon, ठीक है, समझ में आया। ये भी राइज एंड फॉल है लार्ज मासेस का, पानी का, लेकिन ये हवा से अब मुंसलिक नहीं है, इसका ताल्लुक अब हवा से नहीं है, इसका ताल्लुक है ग्रेविटेशनल पुल से, सन एंड मून के। ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि टाइड्स आर कॉज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सन एंड मून। फोर्स ऑफ ग्रेविटी सन और मून की भी होती है, तो उसकी वजह से ये जो है कॉज होती है। एज कम्पेयर टू द सन, द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज मोर बिकॉज द मून इज क्लोजर टू द सन। अब इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स of moon attracts more than that of
सन। सूरज से ज़्यादा मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस पर अटैक करता है। क्यों? बिकॉज मून is nearer to earth than the sun। ठीक है, क्योंकि जो मून है वो अर्थ के ज़्यादा करीब है। अब कितना करीब है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस ऑफ मून एंड अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून एंड सन कितना है भाई? मून एंड अर्थ का जो डिस्टेंस है ना वो है 3,85,000 किलोमीटर। ठीक है, और सन एंड अर्थ का जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर। कितना फर्क है? ठीक है, विद द ये भी आपको बताऊं, विद द मोमेंट ऑफ मून द हाइट ऑफ टाइड आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस। जैसे मूवमेंट होती है सन की तो इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होती है। विद द मूवमेंट ऑफ मून height of tides decreases। क्यों? क्योंकि जो मून है वो आगे की तरफ चला जाता है, पानी से दूर चला जाता है, तो ग्रेविटी कम हो जाती है, इसलिए जो हाइट होती है टाइड की वो कम हो जाती है। ठीक है, अब देखें मून है ना वो ऊपर पानी को खींच रहा होता है, जैसे खींच रहा होता है तो इसकी हाइट जो है टाइड की ऊपर जा रही होती है। ठीक है, अब जब मून ही हट गया तो फिर वो डिक्रीज हो जाती है जो भी उसकी हाइट होती है। ठीक है जी, सन से भी जो है इसको फ़र्क पड़ता है, बट क्योंकि सन जो है बहुत दूर है इसलिए इतना नहीं पड़ता जितना मून का पड़ता है ना, उसका 46% जाके फिर सन का पड़ता है, यानी बहुत ही कम। मून का बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं करंट्स। जी, तो हमारा ये लास्ट रहता है सी मूवमेंट्स के अंदर जो है करंट। अब ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये वेव्स की तरह भी नहीं है, वेव्स की तरह भी नहीं है कि वेव्स में अप एंड डाउन मोशन होता है बिकॉज ऑफ विंड। ये टाइड्स की तरह भी नहीं है कि टाइड्स में जो है अप एंड डाउन मोशन होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून। ठीक है जी, ये बिल्कुल चेंज है। ये जो है हमारा बिल्कुल जो है रिवर की तरह चलता है। इट्स फ्लो इज़ लाइक रिवर। जैसे रिवर फ्लो होता है ना, ये बिल्कुल जो है उसी तरीके से फ्लो होता है। बस फ़र्क ये है कि इसकी अपनी विड्थ होती है और रिवर की विड्थ जो है इससे चेंज होती है। अच्छा, अब डिफरेंस मैं आपको बता दूं रिवर और ओशन करंट में। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि वेव्स और टाइड्स की तरह ये बिल्कुल नहीं होता। इसका फ्लो जो है, इसका चलना रिवर की तरह होता है, यानी आगे की मूवमेंट होती है, अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं होती। लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता दूं रिवर और ओशन करंट में, कि जो रिवर होता है ना, रिवर फ्लोज ऑन लैंड। ठीक है, लेकिन जो करंट है, करंट फ्लोज ऑन वाटर। यानी जब आप रिवर के नीचे देखेंगे तो लैंड होगी, ज़मीन पे वो फ्लो करता है, आगे बढ़ता जाता है।
ओशन करंट जो है, ओशन करंट के नीचे पानी होता है, वो पानी पे ही फ्लो उसका चलता रहता है। ठीक है जी। अच्छा, रिवर जो है ना वो छोटा होता है और ओशन करंट की जो डेप्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो है डेप्थ लो होती है, इसकी जो डेप्थ है वो हाई होती है। ठीक है जी। इसकी जो एवरेज स्पीड है ओशन करंट की वो मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज स्पीड ऑफ ओशन करंट वो है तकरीबन 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अच्छा, ये अब आप सोच रहे होंगे कि रीज़न क्या है। जैसे वेव्स का रीज़न है, अपना जो है वेव्स का रीज़न मैंने आपको बताया था, अप एंड डाउन मोशन बिकॉज ऑफ विंड। और इसी तरीके से टाइड्स है, टाइड्स का जो मैंने आपको रीज़न बताया था वो बताया था ग्रेविटी। तो ओशन करंट का जो है रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊं। रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशन करंट। इसका जो रीज़न है, सबसे पहला डिफरेंस इन टेम्परेचर। द डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये बहुत गौर से आपने समझना है। अब डिफरेंस इन टेम्परेचर कैसे जो है करंट पैदा करता है, वो ऐसे करता है कि जो इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो सन रेजेस हैं वो वर्टिकली उस पर डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पे जो है हॉट सी वाटर होता है। कहाँ पे, ये देखें। अब जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन्स हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ पे वर्टिकली सन रेज पड़ती हैं। इससे क्या होता है, हॉट हो जाता है सी वाटर। ठीक है। अब ये हॉट हो गया कहाँ पे, इक्वेटोरियल रीजन्स में। दूसरी बात आपको बताऊं कि फिर पोलर रीजन्स में क्या होता है। पोलर रीजन्स में जो रेज हैं वो ऑब्लिक होती हैं। ठीक है। ऑब्लिक का मतलब है डायरेक्ट नहीं पड़ती। ठीक है। तो इसलिए जो है ये हमारा कोल्ड होता है, कोल्ड सी वाटर होता है। ठीक है। अब जब ये हमारा एक कोल्ड हो गया, एक जो है हमारा अपना हॉट हो गया, तो जो कोल्ड वाटर होता है वो हैवियर होता है, वो सेटल डाउन यानी नीचे होना शुरू होता है, तो उसका एक स्लोप बन जाता है। ठीक है। अब ये है ना, देखें, ये कोल्ड वाटर है। अब ये सेटल डाउन होने होगा ना जब, तो ऐसे सेटल डाउन होगा। अब ये स्लोप बन गया। अब इस स्लोप पे जो है फिर हॉट वाटर चढ़ेगा। तो जब ये आपस में ऐसे इनका चढ़ना होता है पानी का आपस में, तो ये क्या है, ये इस तरीके से इस करंट पैदा करता है। ठीक है जी। तो ये हो गया रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशन करंट के डिफरेंस इन टेम्परेचर। सही है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक और भी इसका रीज़न है, वो है हाई एंड लो क्वालिटी
क्वांटिटी ऑफ साल्ट। ठीक है जी। दूसरा है हमारा हाई एंड लो क्वांटिटी ऑफ साल्ट। ठीक है जी। वाटर विथ हाई साल्ट बिकम्स हैवियर, जैसे मैंने आपको बताया था कोल्ड वाटर बिकम्स हैवियर, इसी तरीके से वाटर विथ हाई साल्ट बिकम्स हैवियर। वाटर विथ हाई साल्ट बिकम्स हैवियर। अब ये हैवियर हो गया, तो साइमल्टेनियसली ऐसा पानी जिसमें साल्ट कम होगा वो लेस हैवियर होगा, तो वो भी इसमें आपस में स्लोप बना के करंट पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये दो रीज़न हो गए हमारे करंट के। थैंक यू।